अच्छी शिक्षा की जब बात आती है तो ये ज़रूरी हो जाता है कि इस बदलते समय में, परिवर्तन के इस दौर में शिक्षा पाने और शिक्षा देने दोनों के स्तर में समय के साथ बदलाव आए, सुधार आए। और जब मार्गदर्शक अच्छा मिल जाए, संगत अच्छी मिल जाए तो जीवन संवर जाता है, सफल हो जाता है। आपको बता दें, आज हमारे बीच जो विशेष शख्सियत, जो विशेष मेहमान मौजूद हैं, वो एजुकेशन फील्ड से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, आज हमारे बीच मौजूद हैं प्रोफेसर अजय कुमार सिंह, जो वाइस चांसलर हैं पटना यूनिवर्सिटी। इसके अलावा आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा में एज अ प्रोफेसर और एचओडी इन डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। तो आइए तहे दिल से मिलकर इनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत स्वागत, अभिनंदन कार्यक्रम बिहार बिहान में आपका। बिहार बिहान के दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। जी सर। सर, कार्य क्षेत्र के बारे में आपकी बातें करेंगे, बहुत कुछ जानेंगे, पर सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगी कि आपकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, बचपन कैसा रहा, इस बारे में कुछ बताएं। मेरी शुरुआती शिक्षा लहरिया सराय एमएल एकेडमी स्कूल से हुई और वहाँ से मैं बताऊँ, यहाँ मेरे पिताजी गवर्नमेंट डॉक्टर रहे और जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग होती थी वहीं पर बेस्ट ऑप्शन जो भी रहे हम लोग पढ़ते थे। तो एमएल एकेडमी दरभंगा से वहाँ स्कूलिंग किया। उसके बाद फिर झारखंड ट्रांसफ़र हो गई पिताजी की। वहाँ फिर टाटा जमशेदपुर के बगल में सरायकला एक सब डिवीज़न था, वहाँ अब तो डिस्ट्रिक्ट हो गया। वहाँ से मैट्रिक किया। उसके बाद हज़ारीबाग संत कोलम्बस कॉलेज से इंटरमीडिएट किया। फिर वहाँ से बिहार यूनिवर्सिटी आ गए पिताजी के पोस्टिंग के तहत और बिहार यूनिवर्सिटी से मैं पीजी किया और वहाँ से फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पूरी पोस्टिंग हो गई और वहीं से मेरा पीएचडी है, वहीं मेरी कर्मभूमि रही है। और 1987 में मैं ज्वाइन किया और 2020 तक मैं वहाँ कार्यरत था। उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और हेड सभी पदों पर मैं काम किया जी। और उसके बाद फिर 20 में सितंबर प्रो वाइस चांसलर पटना यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया और 23 तक मैं यहाँ कार्यरत रहा। उसके बाद फिर 5-6 महीना का गैप हुआ। उसके बाद वाइस चांसलर में जुलाई 24 में कुलपति के पद पर मैं अपना योगदान दिया जी। और अभी मैं काम कर रहा हूँ जी। बिल्कुल सर। सर, अभी के समय की अगर बात करें तो क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिलना, उन तक पहुंचना कितना ज़रूरी मानते हैं आप? साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि वो क्या मूल्य हैं जिन्हें बच्चों को आत्मसात करने की ज़रूरत है, क्या कहेंगे? क्वालिटी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वालिटी नेशन के लिए एजुकेशन होना ज़रूरी है और क्वालिटी एजुकेशन तभी आएगा जब क्वालिटी टीचर फिर होंगे। तो मैं शॉर्ट में बताऊं कि क्वालिटी एजुकेशन है क्या। इसके तहत आपको 2 चीज़ पहले समझना है। इसमें इंक्लूसिवनेस और एक्सेसिबिलिटी जी। इंक्लूसिवनेस एजुकेशन का मतलब है कि ऐसा हम करिकुलम बनाएं जो चीज़ें रीजनल लैंग्वेज में भी हो। हायर एजुकेशन में जो बच्चे रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, अर्बन बैकग्राउंड से आते हैं, वहाँ थोड़ी दिक्कत हो जाती है टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में और एसीआईज़ में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। तो रीजनल लैंग्वेज में किताबें लिखी जा रही हैं एनईपी के तहत और अभी 12-13 लैंग्वेज में शुरू हो गई हैं किताबें लिखना। तो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात तभी बनेगी जब रूरल और अर्बन दोनों कल्चर के बच्चे आएँ और चीज़ों को समझें, और तभी जब संभव है जब रीजनल लैंग्वेज में भी किताबें आएंगी। और एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि उस तरह के सारे बच्चों को होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन दिए जाएं रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, देयर एबिलिटी एंड सर्कमस्टांसेस। तो हर तरह के बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, तभी जाकर वो क्वालिटी एजुकेशन की बातें होंगी। अब होलिस्टिक डेवलपमेंट में क्या है, उसमें आपको देखना है कि बच्चों को शुरू से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना है, उसके साथ साथ उसका सोशल जस्टिस जो है इसको माइंडसेट करना है, और सोशल जस्टिस के साथ साथ उसका फिजिकल, इमोशनल इंडेक्स भी उसका बढ़ना है। बिल्कुल। तो सारे चीज़ों को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे तभी क्वालिटी एजुकेशन होगा। एंड दिस इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, नेवर एंडिंग। बिल्कुल। और तभी आप क्वालिटी एजुकेशन को अचीव करेंगे और क्वालिटी नेशन बनेगा।
जी बिल्कुल सर। सर सीखना तो एक ऐसा प्रोसेस है जो निरंतर चलते ही रहता है। बिल्कुल सही सर। सर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो सर ये रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन दे रहा है और अभी के समय की बात करें तो एजुकेशन सिस्टम में ये एक बड़ा रिवॉल्यूशन है जो कि बच्चों के क्वालिटी एजुकेशन के सपनों को पूरा कर रहा है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि हाउ पॉजिटिव एंड एडमिरेबल डू यू कंसिडर दिस स्टेप? NEP 2020 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जैसा जानते हैं हम लोग, ये एक बहुत बड़ा कदम है और इससे शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होने की संभावना है और होगा। इसमें रिसर्च ओरिएंटेड तो है ही, बहुत सारी चीज़ों को इसमें लिया गया है। बहुत कम समय में थोड़े से शब्दों में बताना चाहूँगा। बिल्कुल सर। कि स्कूलिंग एज से ही लिया हुआ है। ये पहले 10+2 का स्ट्रक्चर था, अब 5+3+3+4 स्ट्रक्चर हुआ और 5 साल की शुरुआती शिक्षा है वो 3 साल आंगनवाड़ी कार्यक्रम में जाएगा। जो बच्चे वो प्ले स्कूल में रीजनल लैंग्वेजेस में देखेंगे और वहाँ 2 साल की पढ़ाई होगी। बाकी 3+3+4 ये टोटल आपको आकर 12 साल पूरा होना है इसमें। तो एक तो शुरुआती स्कूल की बात है, वहीं से शुरू हुआ ये मल्टी डिसिप्लिनरी तो अप्रोच है ही इसका। और इसमें भी आपको 2 चीज़ खास बात है कि लर्निंग आउटकम की बात कही गई है और दूसरा फिर एजुकेशन इंक्लूसिव की बात कही गई है। तो लर्निंग आउटकम एक्सक्लूसिव के बारे में तो मैं बता दिया आपको, लर्निंग आउटकम पर मैं आ रहा हूँ। इसमें आपको कंसेप्चुअल लर्निंग होना है, लर्निंग शुड बी कंसेप्चुअल और स्टूडेंट शुड बी टॉट इन सच ए वे दे शुड प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड वो डेवलप करना है उसको। तो चीज़ें उसमें है, उसके साथ साथ उसमें वैल्यू एडिशन कोर्सेज हैं, स्किल डेवलपमेंट की बातें कही गई हैं, क्योंकि भारत विकसित तभी होगा जब स्किल डेवलपमेंट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। इस सब चीज़ों को लिया गया है उसमें। और बेसिक फ्रेमवर्क में CBCS सिस्टम 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स स्टार्ट हो गया है, पूरे इंडिया में लागू है। शायद ही कोई ऐसा स्टेट है जहाँ नहीं लागू होगा। बिहार में हम लोग सब हो गया है, सब CBCS 4 ईयर डिग्री कोर्स। इसमें चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को समझना है। इस एजुकेशन पॉलिसी में जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उसमें बास्केट्स बने हुए हैं, वैल्यू एडिशन के, स्किल डेवलपमेंट के, और सारे चीज़ों में स्टूडेंट अपने इच्छा से कोर्स सेलेक्ट करता है और वो आगे बढ़ता है। तो इसलिए इसको बनाया गया कि हो सकता है कि एक फिजिक्स का स्टूडेंट उसको म्यूजिक से इंटरेस्ट हो तो मल्टी डिसिप्लिनरी के तहत वो म्यूजिक सीखेगा, और म्यूजिक वाले को अगर कि हिंदी से इंटरेस्ट है तो हिंदी सीखेगा। इन दैट वे ये सिलेबस कंपोज इस तरह से किया गया है कि सबको सब अपॉर्चुनिटी मिले। और दूसरी चीज़ मल्टी एग्जिट एंट्री है, इसका एक खासियत वो है। मल्टी एग्जिट एंट्री में क्या है कि आप अगर चाहें तो एग्ज़िट कर सकते हैं। अगर 3 साल के बाद एग्ज़िट करते हैं तो जैसे डिप्लोमा की डिग्री हो गई, 4 साल में डिग्री की डिग्री हो गई, इस तरह से आप निकल सकते हैं और आ सकते हैं। इसमें एकेडमिक बैंक क्रेडिट की बात हो गई अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, कि बच्चे अगर यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं अगर, और किसी पोड़ा में 20 क्रेडिट की ज़रूरत है और 10 क्रेडिट यहाँ पढ़ा और चाहता है कि हम दूसरे जगह हम शिफ्ट करें, तो पूरे क्रेडिट बैंक लोड के साथ वो वहाँ ट्रांसफ़र होगा और वो डिग्री वहाँ कंप्लीट करेगा। तो बहुत फ्रीडम दिया गया है इसमें। अब बहुत होलिस्टिक अप्रोच के साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है और मेरा विश्वास है कि ये स्कीम जो ये पॉलिसी है बहुत कारगर होगी और 2047 में जो मेरा विज़न है मोदी जी का, प्राइम मिनिस्टर का, ज़रूर हम सफल होंगे पाने में। बिल्कुल सर। सो it is considered if we move with time we move towards development। समय के साथ अगर चले तो हमारा विकास होता है, हम विकास की ओर तेज़ी से बढ़ते हैं। पर साथ ही साथ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को भी साथ लेकर चलना ज़रूरी है। तो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को साथ लेके चलना, साथ ही नई अप्रोच, नई चीज़ों को अडेप्ट करना, ये साथ लेके दोनों को ब्लेंड करते हुए चलना कितना ज़रूरी मानते हैं, क्या कहेंगे इस पर? ट्रेडिशनल नॉलेज तो मेरा वही पूंजी रहा, मेरे देश का वही पूंजी है। बिल्कुल। और उसको छोड़ के आगे बढ़ने का परिकल्पना हम कर भी नहीं सकते हैं। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात जब करते हैं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हर लेवल पर ये कोर्स में दिए गए हैं। और जो भी किताबें लिखी जा रही हैं, अब आपको मैं बताऊं कि एक चैप्टर इंडियन नॉलेज सिस्टम पर, अगर हम केमिस्ट्री की किताब लिख रहे हैं तो एक चैप्टर इंडियन नॉलेज सिस्टम का रहेगा और फिर लास्ट चैप्टर जो होगा वो इस तरह से वो बनाई जाएंगी, लिखी जाएंगी कि 21st सेंचुरी की जो डिमांड्स हैं जी, वो कैसे कनेक्ट करेगा। बिल्कुल। तो ये सारे लेते हुए चल रहा है।
और आप देखेंगे कि इंडिया में जो भी हमारे थे, ऋग्वेद इज द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, और अभी भी इस पर रिसर्च चल रहे हैं। अमेरिकन इस यहाँ से निकाल के अपना रिसर्च वहाँ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से चीज़ें हैं। दिक्कत कहाँ है कि हम लोग विकसित और विकास इस तरह से हम लोग माइंडसेट कर ले रहे हैं कि वो पिछली चीज़ों को, अच्छाई को छोड़ दे रहे हैं, जो कि छोड़ना नहीं है। अब 2-3 एग्जाम्पल आपको दे दें कि जैसे आयुर्वेद है, आपको नॉलेज सिस्टम है, इट इज़ हेल्दी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसको आगे बढ़ाना है रिसर्च के थ्रू। योगा आपका सेकेंड एस्पेक्ट है, इस पर आगे बढ़ाना है। वैदिक मैथमेटिक्स आपका है यहाँ का, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और कोर्सेज में आ गए हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वैदिक मैथमेटिक्स का एक कोर्स भी है। एग्रीकल्चर से हूँ, एग्रीकल्चर थोड़ा फोकस करूँ कि जैसे अब वाटर क्राइसिस हो रही है। अब पहले वेल्स हुआ करते थे, पोखर हुआ करते थे। अब गांव में भी देखेंगे आप कि सरफेस वाटर ड्राई हो गया। अब सब सरफेस की बात करें हम, तो कुआं भी सूख गया। अब हम सब सबमर्सिबल में चले गए, 200 फीट, 300 फीट, 400 फीट। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है, ये समझना है। शहर तो शहर है, गांव के भी लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब चीज़ ये है कि पिछली चीज़ों जो मेरे पूर्वज करते थे, तो उसको छोड़ के फिर इधर भागम भाग लगा हुआ है। तो चीज़ों को बैलेंस करना है। आप नया की तरफ जाएं, पुराना तो छोड़ना है ही नहीं आपको। उसमें बहुत सारे वैल्यूज़ हैं जो बताने वाले अब नहीं मिल रहे हैं या वो समझ नहीं पा रहा है। तो चीज़ों को समझना है। अब दूसरा एग्जांपल दें, ग्रीन मैन्योरिंग की बात होती थी। मेरे पूर्वज देखिए कि वो ग्रीन मैन्योरिंग की बात करते थे। क्यों करते थे? दे आर ऑल बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर मेथड। ऐसा नहीं था। अब ग्रीन होगा, उसका फर्टिलिटी बढ़ेगी, कार्बन कंटेंट बढ़ेगा, और कार्बन कंटेंट बढ़ा सॉइल का तो सॉइल हेल्थ ठीक हो गया। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों को देखा जाता था पहले। अब केमिकल फर्टिलाइज़र इतना यूज हो गया फॉर मोर एंड मोर प्रोडक्शन कि उसकी अब कार्बन कंटेंट घट गई। अब कार्बन कंटेंट घटा, सॉइल हेल्थ ख़राब हो गया, अपटेक कम हो गया। ये सब चीज़ों को समझना है। तो आज फिर देखिए ICR का प्रोजेक्ट चला, और ये लगाइए, सिसवेनिया लगाइए, ढांचा लगाइए, वो चीज़ें चल रही हैं। तो सस्टेनेबल रूप में चलना है इसको, ये नहीं कि छोड़ दिए इधर भाग गए, तो बैलेंस नहीं हो पाता है जी। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। बिल्कुल। और बायोडाइवर्सिटी ले लीजिए, एक अलग इशू है। पहले मेरे पूर्वज जो धान लगाते थे, अगर एक वैरायटी लगाते थे तो बगल में 5-7 वैरायटी और लगाते थे। उसका भी साइंटिफिक था वो, चूँकि प्रोडक्शन के लिए 2-4 वैरायटी हुआ, और 2-4 वैरायटी ऐसे लगाते थे। उसका कारण ये था कि कुछ पैडी वैरायटी जो लैंड रेसेस थे, वो सर्टेन केमिकल्स इमिट करते थे, तो कॉल्ड फाइटोकेमिकल्स, एलिलोकेमिकल्स। और उससे क्या था, दे वर एक्टिंग एज रिपेलेंट ऑफ इंसेक्ट पेस्ट्स। ऑफ कोर्स प्रोडक्शन वाज लेस, बट इंसेक्ट पेस्ट रिपेलेंट थे, तो इकोसिस्टम बैलेंस था। बिल्कुल। और मोर एंड मोर प्रोडक्शन के चक्कर में वो चीज़ें छूट रही हैं। बहुत सारे लैंड रेसेज हैं। लाल चावल, आप पता नहीं सुनी है कि नहीं आप लोग, लाल, उसके ऊपर लाल कवरिंग था वो। जी जी। तो वो फुल ऑफ न्यूट्रिशन था। बिल्कुल। और भागते दौड़ में वो जीनोटाइप छूट गई, लैंड रेसेज। अब नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर जर्म प्लाज्म लेके वहाँ कुछ रिसर्च हो रहे हैं जी। तो इस सब चीज़ों को देखना है कि रूट के साथ जुड़े रहेंगे तभी विकसित आप विकास कर पाएंगे। बिल्कुल सर। सर, हम विकास की बात कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपना है, ये जो निर्माण है, शिक्षा के मूल्यों पर क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए? NEP उसी के तहत बना हुआ है, और NEP अगर लागू बढ़िया से हो जाए सब जगह, तो विकसित भारत का रास्ता ऐसे खुल जाएगा, क्योंकि इसमें स्किल डेवलपमेंट, वैल्यू एडिशन, सारी बातें हैं इसमें। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो सपना है वो जरूर साकार होगा, और 2047 में हम विकसित होकर रहेंगे। और मेरा पर्सनल मानना है कि भारत विकसित समय के हिसाब से पहले भी था। बिल्कुल। मेरा मानना इसलिए है ये कि जिस समय विक्रमशिला विश्वविद्यालय थी, नालंदा विश्वविद्यालय थी, और एक और विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, नालंदा, और एक और 2-3 विश्वविद्यालय रही हैं, तो उसमें विश्व भर के लोग आते थे। तब विश्व भर के लोग आते थे पढ़ने, तो बिना विकसित के तो होता नहीं था। बिल्कुल। तो उस समय के रिसर्चेज, जो क्वालिटी लेवल ऑफ रिसर्चेज थे, वो बहुत हाई थे। और विश्व में आप तभी जाने जाएंगे जब आपके रिसर्च की क्वालिटी और लेवल अच्छी होगी। बिल्कुल। तब विकसित हम उस समय भी थे, लेकिन बीच के समय में कुछ अंधविश्वास हुआ है, कुछ कारण से कुछ ह्रास हुआ है, लेकिन फिर हम दृढ़ संकल्प हैं
फिर आगे बढ़ेंगे और इसी इंडियन नॉलेज सिस्टम के लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। सर, बिहार की बात करें तो बिहार की पृष्ठभूमि शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी समृद्ध रही है और पटना यूनिवर्सिटी की जब बात आती है तो कई पुराने यूनिवर्सिटीज़ में इसका नाम शुमार है। क्या कहेंगे इसके बारे में, कुछ बताएं। पटना यूनिवर्सिटी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें इट इज़ द 7th ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जी। और इंडिया की बात करें इट इज़ 6th ओल्डेस्ट जी। पटना यूनिवर्सिटी बिहार का पुराना यूनिवर्सिटी तो है ही, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का 7th ओल्डेस्ट है और इंडिया का 6th ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। थोड़ा सा इतिहास बताएं आपको कि 1857 में जब सिपाही विद्रोह हुआ, म्यूटिनी हुई, उस समय अंग्रेज़ों ने सोचा कि हमको ब्रिटिश ट्रेंड ऑफिसर्स चाहिए। अंडर दैट backdrop the first 3 universities were instituted, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता। इन 3 के बाद चौथा यूनिवर्सिटी खुली लाहौर, फिर इलाहाबाद, फिर BHU 1916 और 1917 में पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी जब 1917 में खुला, इसके कैचमेंट एरिया कहाँ कहाँ से कैटर करते थे, एग्जाम्सन होती थी, इसमें झारखंड, उड़ीसा, बिहार और नेपाल। और नेपाल तब तक रहा जब तक त्रिभुवन यूनिवर्सिटी नहीं बनी। और पटना यूनिवर्सिटी का 2 पुराना कॉलेज, जो पटना कॉलेज और BN कॉलेज के नाम से जाना जाता है, 1970 से पहले का इसका इस्टेब्लिशमेंट है। ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था। तो ये क्या एक इसका एक इतिहास रहा है। और अभी हम लोग हाल ही में 1 अक्टूबर को 108वीं इसका फाउंडेशन डे मनाए और ये अपने लक्ष्य की तरफ फिर बढ़ रहा है। बिल्कुल। अभी के समय की से बात करें तो हाँ, क्या? जी। तो 3 साल में यहाँ प्रो वाइस चांसलर था और प्रो VC मिल के हम लोग बहुत सारे इसमें रिफॉर्म्स किए और परफॉर्म किए जी। तो रिफॉर्म परफॉर्म मेरे 3 साल के पीरियड में हो चुका है जी। अब एज ए वाइस चांसलर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करने जा रहा हूँ जी। और इसमें सबों का साथ मिल रहा है और एक टीम वर्क कर रही है, बराबर टीम वर्क कर रही है पटना यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल। और उसे ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेज से हम गुजर रहे हैं। बहुत क्रिटिकल फेज़ है ये। और अभी मैं बताऊं कि अभी यूनिवर्सिटी बिहार में पहला यूनिवर्सिटी है जिसको NIRF रैंकिंग प्राप्त हुआ, 51 से 100 स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ये रैंकिंग प्राप्त हुई। बिल्कुल। इस रैंकिंग के चलते मुझे PM ऊषा में एक पॉइंट मिला, 80 पॉइंट का मैं बेनिफिट लिया, जिससे 100 करोड़ की फंडिंग हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट की। उसके बाद इस NIRF रैंकिंग के चलते मैं ANRF में चला गया, वहाँ टैग हो गया पटना यूनिवर्सिटी, जिसको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन किया NRF। उसमें क्या है कि 100 NIRF रैंकिंग जो होल्डर्स हैं उसमें 30 टॉप रैंकर्स को हब बनाया गया, रेस्ट को स्पोक्स बनाया गया और स्पोक अपने हब के साथ अपने एक स्वेच्छा से पेयरिंग करेंगे और रिसर्च के लिए आगे बढ़ेंगे। अब पटना यूनिवर्सिटी के साथ अब दिक्कत आई कि मैं कहाँ से अब हब के साथ करूँ, तो विंटर वैकेशन में हम लोग एक्सरसाइज किए। BHU था नियरेस्ट, तो वहाँ IIT था जो टोटल इंजीनियरिंग बेस्ड था, तो हम लोग IIT ISM धनबाद जिसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, एनवायरमेंटल साइंस भी है, तो पटना यूनिवर्सिटी से मैच किया। यहाँ हम लोगों ने पेयरिंग किया और उसके साथ 9 प्रोजेक्ट्स हमारे सबमिटेड हैं और रिसर्च के एक अलग लेवल पर पटना यूनिवर्सिटी चला गया जी। और 35 रिसर्च प्रोजेक्ट्स पटना यूनिवर्सिटी में हम लोग इंटरनल फंड से दिए हैं, जो कि मेरे PI जो भी तो कम्पिटेंट थे उनको आइडेंटिफाई करके 5 लाख पर PI हम लोग रिसर्च ग्रांट दिए हैं। एक ये भी रिसर्च चल रहा है, PhD का रिसर्च तो चलता ही है। तो 3 लेयर रिसर्च हुआ, एक PhD, एक रिसर्च ग्रांट जो PI हम आइडेंटिफाई किए और एक NRF के तहत IIT ISM। बिल्कुल। तो ये एक लेवल है इंस्टीट्यूशन का जी। उसके बाद इधर इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए कि इधर एकेडमिक बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, चूँकि इसका एक्सपेंशन अब वर्टिकली हो सकता है, तो पिछले टेन्योर में बिहार सरकार से फंडिंग हुई थी, G+9 G+10 का एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बन रहा है। छात्रों की संख्या बढ़ रही है, G+13 का टावर का 2 टावर बन रहा है वहाँ। मैं बताऊं कि 60% इंटेक जो है लड़कियों का हो रहा है। बिल्कुल। तो उसमें दिक्कत नहीं है, उसके चलते हो रहा है। सब महिलाओं की बात की आपने, लड़कियों की बात की,
आपसे ये जानना चाहेंगे, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में, विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं का शिक्षा वो ज़रूरी है, इसे कितना ज़रूरी मानते हैं बढ़ावा देना महिलाओं को? महिलाओं की तो आबादी 50% करीब करीब है। महिलाओं को इग्नोर करके हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। उनको एकदम कदम ताल के साथ लेना पड़ेगा और साथ में साथ सबको चलना है, और तभी विकसित भारत की परिकल्पना कर सकते हैं। लेकिन इतना यहाँ ज़रूर कहूँगा कि होम मेकर भी हैं, औरतें होम मेकर भी हैं। बिल्कुल। तो चीज़ों को ध्यान रखना है। मेरा अपना विचार है कि आप आगे ज़रूर पढ़ें, बढ़ें, करें, लेकिन बैलेंस ज़रूर बनावें। बिकॉज बच्चे का फिर वो चीज़ नहीं बनती है, उसकी अपब्रिंगिंग, अगला जनरेशन वही है, उसको उस तरह से प्रॉपर गाइडेंस हो। तो एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, और ऐसा नहीं है कि नहीं बनता है। अच्छी लड़कियां बैलेंस बना भी रही हैं और अच्छा चल भी रहा है, तो उसको बढ़ावा देना ही पड़ेगा, और तभी हम लोग आगे बढ़ सकें। बिल्कुल, ताकि महिलाएं अभी एक कदम से कदम मिलाकर पुरुषों के चल रही हैं और देश के निर्माण में, प्रगति के निर्माण में वो भी सहायक बन रही हैं। बिल्कुल सर। सर, स्किल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है किसी भी काम को बेहतर ढंग से करने के लिए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस अपनी तरफ से क्या प्रयास कर रहे हैं ताकि हर बच्चा स्किल्ड हो सके? NEP के तहत ये कंपलसरी कंपोनेंट हो गया स्किल डेवलपमेंट। तो उसके तहत कोर्सेज हैं। बास्केट में पहले ही बताया कि बास्केट बने हुए हैं। स्टूडेंट अपने सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा स्किल डेवलप करना है। वैल्यू एडिशन कोर्सेज भी हैं। अभी ये स्टार्ट हुआ है, 2 कोर्स हैं, 3 कोर्स हैं, चल रहे हैं, लेकिन बास्केट में और भी सारे कोर्सेज हैं। तो धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव करेंगी। एक दिन में तो कुछ यू कैनॉट मेक रूम इन अ डे। राइट। तो चीज़ें चल रही हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में होना है। डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और लगातार प्रयास चलेगा, हम लोग करेंगे, और स्किल डेवलपमेंट के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। बिकॉज इतना बड़े देश में, इतने बड़े समाज में सबको गवर्नमेंट सर्विस तो अब संभव सोचा भी नहीं जा सकता। तो स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट भी, यूनियन गवर्नमेंट भी इसके तहत जागरूक है। वहाँ से भी कुछ स्कीम आ रही हैं, और बजट में उसका प्रोविज़न भी हुआ है। तो निश्चित हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। AI का ज़माना हो गया है और टेक्नोलॉजी हर दिन एडवांस होती जा रही है, जो कि एक इज़ बिकमिंग अ बूम इन आवर एजुकेशन सिस्टम। क्या कहेंगे इस पर आप? मॉडर्न एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है और होने जा रहा है। जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज, मूक कोर्सेज हैं, सारे ऑनलाइन हैं। आप स्वेच्छा से कहीं का कोर्स आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और NAC के लिए एक यूनिवर्सिटीज़ में मीडिया लैब भी बनना ज़रूरी है। और ये जो NEP में मल्टी डिसिप्लिनरी जो कोर्सेज चल रहे हैं, जनरल यूनिवर्सिटीज़ में आप देखेंगे बहुत डिस्टेंस पर है सब कॉलेजेस। ये संभव नहीं है कि फ़ीस का आदमी यहाँ से वहाँ जाए, उसको म्यूजिक पढ़ना है तो फुलवारी शरीफ से बिहार शरीफ चला जाए। इसीलिए मीडिया लैब की परिकल्पना की गई है, उसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है। टीचर जो भी हैं उसमें मीडिया में अपना लेक्चर कैप्चर करेंगे, यूट्यूब पर जो भी उनका है साइट है उस पर देंगे, अब पढ़ने वाले बच्चे पढ़ेंगे। ये एक एस्पेक्ट हो गया। उसके बाद लाइब्रेरी जो है डिजिटल होने जा रही है। पटना यूनिवर्सिटी में बताएं कि लाइब्रेरी हमारा ऑटोमेशन हो चुका है 100%। और आप किताब लेने जाएंगे, आपको कहीं कुछ नहीं है, मशीन से आएगा, निकलेगा, रखा जाएगा। और वो भी एक ऑनलाइन ज़रूरी है। उसके बाद आपको बताएं कि कोरोना में अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं रहती तो शायद बहुत बुरा असर उसका पड़ता। तो बिना इसके हम सोचे तो कर नहीं सकते हैं। और पटना यूनिवर्सिटी के केस में हम बताएं कि 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन स्कीम के तहत पटना यूनिवर्सिटी अर्नेट वाईफाई लगा चुका है। इसमें भी यूनियन गवर्नमेंट का हम लोग मदद लिए। और रविशंकर जी यहाँ MP थे, मिनिस्टर भी थे, कम्युनिकेशन मिनिस्टर, वहाँ से फिर कोई फंडिंग हुआ और हम लोग वाईफाई लगाए। और उसमें क्या फ़ायदा है कि उस वाईफाई से 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन के तहत बच्चे कैंपस में कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं और कोई भी जर्नल, कोई मैगज़ीन वो देख सकते हैं। बिल्कुल सर। एंड वंस यू आर कनेक्टेड विद दिस वाईफाई सिस्टम ऑफ अर्नेट, आप दिल्ली में भी जाकर वाईफाई यूज करके अपना काम कर सकती हैं। बच्चे कहीं से भी कुछ पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो बिना उसके तो आगे बढ़ने का आज के परिवेश में तो दिक्कत है। बिल्कुल सर। टेक्नोलॉजी सर एक तरह से ब्लेसिंग की तरह ही है, जिससे हम उसके यूज़ से ई-लाइब्रेरीज़ और स्मार्ट क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस जो बहुत हेल्पफुल बच्चों के लिए साबित हो रहा है पढ़ने के लिए। बिल्कुल सही सर। अब सर इस बदलते दौर में कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि शिक्षा पाने का जो मौलिक गुण है वो
कम होता जा रहा है और युवाओं में कम देखने को मिलता है। तो ऐसे में युवा जो हैं वो अपने चरित्र का निर्माण किस प्रकार करें, कैसे आगे बढ़े, क्या कहेंगे इस पर? ये तो चिंता की विषय है मेरे लिए भी। मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊं कि वो चीज़ें हरास हो रही हैं। तो उसके लिए पहले तो मेरा तो मानना है कि टीचर को पहले उस तरह से आना पड़ेगा। टीचर चूँकि रोल मॉडल होते हैं और उनको आगे आना है। और बच्चों को भी इसमें इस तरह से हम कर सकते हैं कि उनको पर्सनल ऑनेस्टी, एकेडमिक इंटेग्रिटी जी, ये सब चीज़ों को, सोशल जस्टिस क्या है इस चीज़ के बारे में बताएं। इमोशंस कैसे डेवलप करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं पीपल टू पीपल, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, टीचर टू स्टूडेंट, स्टूडेंट टू टीचर, ये सब चीज़ों को लेते हुए इन वैल्यूज़ को इनकलकेट करने की ज़रूरत है। तभी होलिस्टिक डेवलपमेंट और आगे हम बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सर। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट तो एक पहले तो टीचर को ही दिखाना पड़ेगा, मेरा मानना है। अगर मैं वाइस चांसलर हूँ तो मुझे पहले डिमोन्स्ट्रेट करना है और मोटिवेट करना है। मैं पटना यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ, मैं 10:30 शार्प मैं ऑफिस जाता हूँ और नेचुरली जब वाइस चांसलर जाएगा तो यूनिवर्सिटी समय से चलेगी। तो हिपोक्रेसी नहीं करके ईमानदारी से सब कोई काम करें, बहुत कठिन चीज़ नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रिस्पेक्ट ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, आगे बढ़ने के लिए डिसिप्लिन लाइफ लीड करना सबसे ज़रूरी है। बिल्कुल सर। सर आप प्रोफेसर भी रह चुके हैं, HOD के पद पर भी आप कार्य कर चुके हैं। उस कार्य के अनुभव के बारे में, शिक्षण के इस अनुभव के बारे में कुछ बताएं, कुछ साझा करें। मेरा तो एजुकेशन पहले जनरल यूनिवर्सिटीज़ में हुआ, फिर मैं एग्रीकल्चर में आ गया, फिर एग्रीकल्चर से फिर जनरल में शिफ्ट किया। तो मेरा एक्सपीरियंस का थोड़ा सा डोमेन जो है कुछ है, लार्जर पर्सपेक्टिव में चीज़ों को मैं देखा हूँ, समझा हूँ। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैं आपको बता दूँ पर्सनल कि विंटर हो या समर सेमेस्टर हो, उसमें मेरे फैकल्टी में सबसे पहले क्लास मेरा चलता था। जब हेड था तो भी मैं 7:30 शार्प में क्लास लेता था। और इसलिए लेता था कि एक कम से कम टीचर 7:30 में आके ट्यून कर दे बच्चों को कि सारे टीचर के साथ वो मैच कर जाए। तो मैं अपना क्लास 7:30 में रखता ही था, यही मेरा रहा। और कभी मैं हमेशा अनबायस्ड रहा जी, मैं कभी दिस दैट में नहीं रहा। वर्क कल्चर में विश्वास किया। और वाइस चांसलर जो भी थे उस समय, VC कहाँ से आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, कभी मैं ध्यान नहीं दिया, अपने काम को करता रहा और आगे बढ़ता गया। बिल्कुल। और जो भी है स्टूडेंट से कभी मेरा नहीं रहा कि ये है वो है, और उस तरह से कभी अनबायस्ड मैंने बायस्ड में रहा ही नहीं कभी। और स्टूडेंट का कभी नहीं जान पाया कि मैं कहाँ का हूँ, और मैं भी नहीं जान पाया कि स्टूडेंट कहाँ के हैं। सिंपल आई मेंटेन टीचर टॉट रिलेशनशिप एंड दैट इज़ द गुड थिंग फॉर ए टीचर। बिल्कुल सर। बड़ा काम अपने साथ बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेकर आता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ चैलेंजेस भी आते हैं। ऐसे में जानना चाहेंगे कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन किस प्रकार करते हैं? वाइस चांसलर का पद तो बहुत चैलेंजिंग है, और ख़ासकर आजकल के परिवेश में अगर काम करना है आपको और काम बढ़ाना है, स्पीड अप करना है, तो और चैलेंजिंग हो जाता है। तो वाइस चांसलर को आपको राउंड द क्लॉक सोचना है यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए, और कैसे पीछे के कामों को हम स्पीड अप करें, किस किस एरियाज़ में हमको आगे बढ़ना है। उसमें सेक्टर अलग हैं, या तो एकेडमिक सेक्टर है, रिसर्च सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, उसके बाद प्लेसमेंट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर यूनिवर्सिटीज़। राइट सर। तो मैं अभी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया, अभी 2-3 महीने में 36 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ। अभी TCS का 48 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ। फिर 20 मार्च को विप्रो का आना है। मतलब वो कंसर्न है, वो वाइस चांसलर कंसर्न है कि टीचिंग, रिसर्च, एकेडमिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, इस सारे चीज़ों को होलिस्टिक विज़न के साथ में लेके चल रहा हूँ। इसमें चैलेंज है, कभी कभी आता है प्रॉब्लम, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और मैं लेने में हिचकता भी नहीं हूँ, क्योंकि बॉडी में इम्यूनाइजेशन नहीं होगा तो शरीर स्वस्थ नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी प्रिंसिपल से मैं चलता हूँ। जी सर। अभी आपने स्वास्थ्य की बात की सर, तो ये भी जानना चाहेंगे कि कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, और हम जब स्वस्थ रहते हैं फिज़िकली, मेंटली, तो हम अपने कार्यों को भी सही तरीके से कर पाते हैं। आप मेंटली स्ट्रॉन्ग और फिट रहने के लिए, मोटिवेटेड रहने के लिए क्या करते हैं, कैसे ख्याल रखते हैं अपना? देखिए, हेल्थ तो प्रायोरिटी कंसर्न है, फोरमोस्ट कंसर्न।
आज के दिन में लोग समझते नहीं हैं, हेल्थ के कॉस्ट पे बहुत सारा दाएं बाएं चल रहे हैं, लोग दाएं बाएं खा पी भी रहे हैं। तो आपको स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे कर सकते हैं, लंबा ज़िंदगी में कुछ और अचीव कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधे से 1 घंटा समय आपको अपने लिए निकालना पड़ेगा। योगा करें, प्राणायाम करें रेगुलर बेसिस पर। उसके बाद आपकी लाइफ स्टाइल और फूड हैबिट, ये दोनों कंट्रोल करने होंगे आपको। लाइफ स्टाइल और फूड हैबिट में क्या है, अब जितने जंक फूड्स हैं बच्चे खाए जा रहे हैं बाज़ार में, उनको ट्रेनिंग ही नहीं है, वो पेरेंट्स भी नहीं बता पा रहे हैं, पेरेंट्स खुद जंक फूड की तरफ चले गए। बिल्कुल सर। तो ये दिक्कत है, लंबा फिर आप 40-45 होते होते आप हेल्थ कंसर्न में चले जाएंगे आप। तो ये चीज़ों को देखना पड़ेगा। और जितने ये सब हैं जंक फूड्स ऑल विथ सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स, बिल्कुल, तो हेल्थ को तो डैमेज करता है। और आपको यहाँ चर्चा कर दें कि बहुत सारे एक आध हॉस्पिटल है जहाँ 40-45 की एज में किडनी पेशेंट जो है 50% यूथ है। राइट सर। सरप्राइजिंग टू नो दैट ओनली बिकॉज ऑफ दिस जंक फूड्स। जितने बच्चे बेंगलोर में हैं, पूना में हैं, दिल्ली में हैं, सब खाए जा रहे हैं। तो कन्वेंशनल फास्ट फूड भी है खाने के लिए, ऐसा नहीं है। हम लोग भी दही चूड़ा खा लेते थे, सत्तू पी लिए घर में, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो चीज़ है, लेकिन फिर वही रूट से जुड़ने की बात है। बिल्कुल, वो चीज़ वो रूट कनेक्ट नहीं हो पा रहा है और फिर इधर हम चले जा रहे हैं। तो हेल्थ इशू है, उसके बाद ही कुछ हम कर पाएंगे। जी सर। सर बहुत अच्छी जानकारी आपसे हमें मिल रही है। सर जाते जाते आपसे ये जानना चाहेंगे, जो अभी के जनरेशन है, जो युवा हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं को मैसेज ये मैं देना चाहूँगा कि अपने टारगेट को फोकस करें और कड़ी मेहनत करें और सही समय पर डिसीज़न मेकिंग भी का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर समय पर डिसीज़न नहीं लेते हैं और समय चूक जाता है तो फिर अवसर शायद नहीं मिले। और इसके लिए आपके टीचर्स और गार्जियंस का भी इसमें रोल है। और बहुत ज़्यादा एम्बिशन रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी आप शॉर्ट टर्म विज़न आप करते हैं उसमें एज ऑफ टुडे, आज क्या करना है उसको बढ़िया से करिए। और इसी आज जो आप करेंगे वही कल भूत हो जाना है और इसी से आपका भविष्य कंट्रोल होता है। तो विदाउट गोइंग इनटू टू मच ह्यू एंड क्राई, यू परफॉर्म बेस्ट एज ऑफ टुडे। और यही मेरा संदेश है। और आप हेल्दी रहें और टारगेट रहें, फोकस्ड रहें, और बिल्कुल तभी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल सर, आप कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी जानकारियाँ, इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब कार्यक्रम समाप्ति का वक्त हो चला है, पर उससे पहले आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर बताएं। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप हमारा पता नोट करें। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directorddk.patna@gmail.com। इसी के साथ इजाज़त दें, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मेहमान के साथ। तब तक अपनों का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार।